बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं आज क्लास 8 का भारतीय भवन बुक का दहन एवं ज्वाला अध्याय 6 पढ़ाने वाला हूं। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि आपने फर्स्ट चैप्टर के बाद डायरेक्ट 6 क्यों खोल दिया। तो मैं अभी फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा था क्या, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके बाद सूक्ष्म जीव, वो भी बायोलॉजी का ही हो जा रहा था। इस कारण मैंने दूसरा दहन एवं ज्वाला को सही समझा, इसलिए मैं आज इसी का वीडियो लेकर आया हूँ। तो हमारा सबसे पहले देखिए, आपने रामदेह जीवन का तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा विभिन्न रूप में पाई जाती है। तो मतलब कि जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप लोग खाते जरूर हैं। तो खाते किस लिए? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यही यहाँ पे बोल रहा। तो ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। आदिकालीन लोगों के लिए अग्नि एक पूर्ण रूप से रहस्य थी। उनका विश्वास था कि यह एक अलौकिक शक्ति है, जो कि अग्नि देवता जो थे, वो लोग मानते थे कि कोई देव होते हैं अग्नि देव, वो उनके कारण आग जो होता है वह हम लोगों को पास आता है। यह कहा जाता है कि सभ्यता का आरंभ तब हुआ जब मनुष्य को आग उत्पन्न करने, उसे नियंत्रित करने तथा उसके सही उपयोग के संबंध में जानकारी है। मतलब कि यहाँ पे यह बोल रहा है कि मनुष्य जो है का विकास तब से आरंभ हुआ जब उसने आग का खोज किया। आग खोज लिया तो वह धीरे धीरे और भी चीज़ों को खोजने लगा, विकसित करने लगा। तभी से होमोसेपियंस, जिस मनुष्य का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, वो बनने लगा। तो आजकल विविध प्रयोजनों जैसे खाना पकाते हैं आप लोग, औजार बनाने, बर्तन, ये सब बनाने में भी आग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि क्लास 8 का रेगुलर चलता है यहाँ पे वीडियो। गोबर के उपले, लकड़ी, कोयले, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ईंधन के जलने की प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिसके आप लोग आग खाना बनाते हैं तो गैस ही लगता है, तो वो ईंधन है, तो वो जो जलता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसी को जो है ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। हम प्रतिदिन अपने घरों में कोयला जैसे ईंधन को जलते हुए देखते हैं। हम मोमबत्ती के ज्वलन से भी परिचित हैं। दोनों के ज्वलन को ध्यानपूर्वक अवलोकन पर हम लोग पाते हैं कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। हम यानी कि जब आप लोग घर में कोयला से खाना बनते हुए भी देखे होंगे, तो यही बोल रहा है कि हम लोग डेली तो देखते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि मोमबत्ती जो होता है ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन कोयला जो है ज्वाला के बिना जलता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि अनेक पदार्थ ज्वाला के बिना जलते हैं। इस अध्याय में हम ज्वलन की रासायनिक प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया के क्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो अब अध्याय स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ है जलने की प्रक्रिया। तो किसी चीज़ को जलने के लिए प्रायः माचिस या लाइटर का उपयोग किया जाता है, किंतु अन्य तरीकों से भी इसे जलाया जा सकता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्रयोग दिया हुआ है, इस प्रयोग को आप लोग पढ़िएगा। तो इसमें आप लोगों को यह बताएगा कि जैसे कि आप लोग तो सोचते होंगे कि हम लोग माचिस से ही जला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। माचिस और लाइटर के अलावा भी किसी और चीज़ से भी जलाया जा सकता है। उसको कहते हैं हैंड लेंस। हैंड लेंस जिसको से जो होती है वस्तुओं को देखा जाता है, तो वह सूर्य के प्रकाश को लेता है और एक जगह पर फोकस करता है, जिसके कारण उसका सभी ताप एक जगह होता है और वह जलने लगता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के किताब के फोटो में भी दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए एक जगह फोकस जा रहा है सूर्य के प्रकाश पर, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कोयला, लकड़ी, केरोसिन आदि को जलते हुए देखते हैं। सभी ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सही बात है कि कोई भी जो वस्तु है जलते हैं, जैसे कि आप लोग मोमबत्ती को ही देखते होंगे। तो मोमबत्ती को जो है आप लोग देखते होंगे कि जब गिलास से उसको ढक देते हैं तो वह बुझ जाती है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वायु में ही जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए लकड़ी एवं केरोसिन वायु में जलकर ऊष्मा एवं पीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
तो यही जो होती है पीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो मैग्नीशियम का फीता जो होता है ऑक्सीजन में जल कर चकाचौंध करना, यह टॉपिक है, इसे आप लोग किताब में या कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन में आता है कि मैग्नीशियम कैसे जलता था। मैग्नीशियम चकाचौंध करने वाली पीली लौह के साथ जलता है, यानी कि पीली लौह के साथ जलकर चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं दहन कहलाती हैं। दहन के समय पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में बदलता है। सही बात है, बिना ऑक्सीजन की सहायता से जो है दहन की क्रिया नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग आगे कर चलते हैं, जैसा मैं होल्ड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक प्रयोग में दर्शाया गया फोटो में दिखा है, जैसे ये मैग्नीशियम का फीता है और इसे जो है किसी चिमटे से पकड़कर दिखाया गया है कि किस प्रकार ये जल रहा है। तो देखिए चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ जल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका डिफिनेशन दिया हुआ है कि दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, दहन किसे कहते हैं। तो दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करते हैं। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जितना हो सके उतना करें, ताकि मैं लाइव आ सकूँ। लाइव आने के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर से ऊपर की ओर जाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दहन के लिए आपको जानना है तो नीचे के जलना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पदार्थ के जलने पर ऑक्साइड बनता है। तो जैसे कि आप लोग ये तो सुने ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो जानते ही होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं ना। तो पदार्थ वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है या अपना अपना ऑक्साइड बनाता है। इसके लिए एक प्रयोग दिया गया है जिसमें वस्तु प्लस ऑक्सीजन जलता है तो ऑक्साइड बनाता है, अपना अपना ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश को जो है उत्पन्न यहाँ पे होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में फिर से बताया गया है कि यदि मैग्नीशियम का एक छोटा फीता एवं कोयला अर्थात कार्बन जलने पर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना अपना ऑक्साइड बनाता है, जिसके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। मैग्नीशियम को 2Mg बताया गया है। यहाँ पे मैग्नीशियम को 2Mg लिया गया है और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन लिया गया है। जलने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 2MgO ऊष्मा देता है जो अलग, प्रकाश देता है सो भी अलग। उसी प्रकार कार्बन यहाँ है और ऑक्सीजन जलने पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दहन ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ज्वलन या दहन सिर्फ ऑक्सीजन में ही होना चाहिए, यानी कि ऐसा कह रहा है कि ऑक्सीजन से ही सिर्फ नहीं हो सकता है, अन्य गैसों से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एंटीमनी जिसको 2Sb से किया गया है प्लस क्लोरीन यानी कि 3Cl2 किया गया था, इसको एंटीमनी क्लोराइड 2SbCl किया गया है को 3 हो गया है, 2 1 3 हो गया। तो उसमें दिया प्रकाश दिया जो अलग। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन, वहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था और यहाँ पे मैग्नीशियम जो नाइट्रोजन के साथ मिला तो मैग्नीशियम नाइट्राइट मिलाया बन गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन आप लोगों को दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो दहन के योग्य होते हैं अर्थात दहन की क्रिया कराते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कागज भूसा ये सब है जो है दाह्य पदार्थ है, यानी कि जो पदार्थ जो होते हैं जलते हैं ना उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। अब वे पदार्थ जो दहन के योग नहीं होते अर्थात दहन की क्रिया नहीं कराते दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। लोहा के कील ये सब हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ये सब नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे एक प्रयोग दिया हुआ है, इसे आप जरूर पढ़ लें एक बार। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थों की दहन की दर। दाह्य पदार्थ का छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े की अपेक्षा अधिक सुगमता से आग पकड़ लेता है। इसे देखिए यहाँ पे एक प्रयोग दिया हुआ है जिसमें जो यह बताया गया है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा जो है, कोई लकड़ी का टुकड़ा को चिमटा से पकड़कर
मोमबत्ती की ज्वाला के लिए 2 मिनट में रखा गया। इससे आप लोगन करते हैं। अब इसी प्रयोग को लकड़ी की एक बड़ी चैली के साथ दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा उसकी चैली के अपेक्षा अधिक सुगमता से धर लेता है। तो मतलब कि जिसका सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है, इसके लिए आगे होगा। तो देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। जब तक कोई जलने वाला पदार्थ उपस्थित नहीं रहेगा तब तक कोई भी वस्तु जलेगी कैसे। तो इसी प्रकार पेट्रोल ये सब जो है दाह्य पदार्थ हैं। इस प्रकार किसी भी पदार्थ का दहन जो है तभी संभव है जब वहाँ दहनशील पदार्थ हो। अब दूसरा दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। पोषक तत्व में हो गया वायु, हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, जैसे कि आप लोग को प्रयोग में दिखाया गया था। यहाँ पे बताया गया था कि मैग्नीशियम में सब कैसे नाइट्रोजन सब के साथ हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि वायु में कोई भी गैस रहे तो उससे ऑक्साइड बनाएगा तभी यह जलेगा। तो यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था तो यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नहीं, लेकिन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। जैसे कि मैंने बताया था कि दहन के लिए 3 वो है जरूरत। एगो दहन दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, दहन का पोषक तत्वों की उपस्थिति और ऊपर से ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप कोई भी पदार्थ जब तक नहीं जलता कि वो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर लेता। इसे दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रयोग दिया गया है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लें। तो यहाँ पे ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ पहुँचकर जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, किसे किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रयोग दिया गया है, इसे भी आप लोग एक बार जरूर देख लें। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पदार्थ ज्वलन ताप पर ही आग पकड़ता है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप जितना ही कम होगा उतना ही जल्दी आग पकड़ेगा, और जिसका जितना ही कम जो रहेगा अधिक रहेगा उतना ही अधिक। जैसे कि आप लोग को पीछे के प्रयोग में मैंने बताया था लकड़ी के और उसकी चैली के साथ था। तो लकड़ी का जो छोटा टुकड़ा था वो जल्दी जला था, क्यों? क्योंकि वो छोटा था, उसका ज्वलन ताप कम था, जबकि चैली का ज्वलन ताप अधिक था, जिसको कारण वह देरी से जला। तो जो पदार्थ जलते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए जल द्वारा आग क्यों बुझाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि जलने वाले पदार्थों पर जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि उस पर डालने से वह उस वस्तु की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है तथा उसके चारों और जो बाष्पीकरण होता है वह एक घेरा बना लेता है। वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, और आपूर्ति को रोक देता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह जलेगा कैसे। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा हम लोगों का ज्वाला में जलने पर लकड़ी का एक बोटा जलना आरंभ कर देता है, जबकि छीलने के तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। माचिस के बारे में है तो कमरे के ताप पर स्वतः जल सकती है। तो हाँ, पहले के जो माचिस का आविष्कार हुआ था वह जो है कमरे के ताप पर जल जाता था क्योंकि उस पर सफ़ेद फास्फोरस लगाया जाता था। लेकिन अब का जो माचिस का काटी है तो देखिए अब का जो है लाल फास्फोरस लगाया जाता है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो है कमरे के ताप पर नहीं धरता, रगड़ने पर धरता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्या कागज के टुकड़े के निकट जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर आग पर जलता? हाँ, झड़ेगा। जिसका आप लोग घर में अपनी मम्मी को देखते होंगे कि अगर आप लोगों के घर में चूल्हा से खाना बनता होगा या गैस से ही खाना बनता है, तो अगर आप लोग कन्हुआओं आग ले जाना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ से जला कर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार हो जाता है। लकड़ी या कोयले के ज्वलन आराम कराने के लिए आपको कागज या केरोसिन का उपयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन सब का ज्वलन ताप अलग अलग है। अगर उनमें आग डायरेक्ट लगाए रहे तो माचिस की तीली तो जल जाएगी, हमारे हाथ तक आ जाएगा, हमारे हाथ भी जल जाएगा, लेकिन वह जलना प्रारंभ नहीं करेगा। इस कारण से हम लोगों को किसी चीज़ की सहायता लेनी पड़ती है। अगला है जंगल में आग के बारे में। तो जंगल में आग लगती है गर्मी के कारण। गर्मी में जो सूख घास हो जाते हैं वह ऊष्मा उन्हें मिल जाता है, ऑक्सीजन तो जंगल में रहता ही है, तो इस कारण वह जलना प्रारंभ कर देता है। जंगल में जो आग लगती है उसे दावा नल कहते हैं। यह बात याद रखिएगा कि जंगल में आग लगने की क्रिया को दावा नल कहते हैं। दहनशील पदार्थ का ज्वलन ताप का विशिष्ट गुण। यहाँ पे माचिस के बारे में दिया हुआ है कि माचिस कैसे बना था। तो मैंने यही तो आप लोगों को बता ही दिया था कि सफ़ेद फास्फोरस से बना था। तो इसका अभी का जो माचिस है उसका शुरुआत 1855 में स्वीडन में बनाया गया था कार्लुनस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो अगला है मोमबत्ती के बारे में। तो ये 1857
पार्ट में माइकल फ्राइडे ने मोमबत्ती के बारे में बताया था कि मोम एक ईंधन है, ऊर्जा का स्रोत है। इन सब के बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब है आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण करने के लिए कई जैसे फायर ब्रिगेड्स का नाम सुने होंगे, यह करता है आग पर नियंत्रण। तो देखिए आप लोग के घर के पास जब आग उग लगता होगा, भगवान न करे ऐसा हो, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग 101 नंबर पर कॉल करिएगा। या फायर ब्रिगेड्स का नंबर होता है, यहाँ पे आप अपना पता ये सब दीजिएगा, तो वहाँ पे गाड़ी आएगी और आग बुझाएगी। अगर उसे आने में देर लगे तो अगर आप पेट्रोल पंप के पास में हैं तो पानी से जलाने की तो कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेट्रोल जो होता है पानी से हल्का होता है, जिस कारण से पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाएगा लेकिन आग नहीं बुझेगा। अगर पेट्रोल पंप के पास आग लगे तो बालू से बुझाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नम जलावन को जलाने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि वो अपना ज्वलन ताप को खो देता है, उसका ज्वलन ताप जो है बढ़ जाता है नम होने के कारण। तो इस प्रकार जब उन्हें में लगाया जाता है तो पहले तो जल जो है बाष्पीकृत होता है, उसके बाद वो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त करते हैं और फिर आग जो है जलती है। तो देखिए यहाँ पे जलना प्रारंभ कर देता है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने बताया था वही कि जल पेट्रोल पंप पे नहीं काम करेगा, इसी के बारे में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग को बुझाया जा सकता है। अगर आप सीएनजी वाले टेम्पो में घूमते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि दोनों तरफ एक प्रकार का लाल रंग का बॉक्स डिब्बा दिया हुआ रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, भी जो है आग को बुझाने में मदद करता है। इसे आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसे अग्निशामक कहते हैं। तो इस प्रकार उस यंत्र का नाम है अग्निशामक यंत्र। हम लोग चलते हैं अगले पन्ने पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड से जो अग्निशामक होता है उसके बारे में दिया हुआ है। मैं अभी टेम्पो के बारे में बात कर रहा था, तो देखिए यही ऐसा ही रहता है डिब्बा जो आप लोगों के टेम्पो में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इसे ज़रूर, अगर आग लगे तो ऐसा ही कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दहन के प्रकार, कि दहन के कितने प्रकार होते हैं। तो दहन के जो है मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन। तो द्रुत दहन दहन की वह प्रक्रिया है जो तेज गति से होती है, द्रुत दहन कहलाती है। यानी कि जो ये होती है बहुत तेज गति से होती है, जैसे कि आप लोग कागज को जलते हुए देखे होंगे, तो वह जो है बहुत तेजी में जलता है। इस प्रकार वह जो है द्रुत दहन है। दहन की वह नीचे जो है कि दहन की वह प्रक्रिया जो थोड़े समय में उष्मा, यानी कि उष्मा जो है तो थोड़े समय के लिए करती है, लेकिन प्रकाश भी थोड़े समय के लिए ही उत्पन्न करती है, लेकिन बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। मंद दहन, दहन की वह प्रक्रिया जो काफ़ी मंद गति से होकर बहुत ही कम मात्रा में उष्मा में प्रकाश उष्मा मुक्त करती है, लेकिन प्रकाश वह मुक्त नहीं करती है, मंद दहन कहलाती है। यानी कि ये जो होती है ना, वह समझिए ना कि नाम का जल रहा, वह उष्मा तो देता है, यानी कि गर्म होगा, लेकिन प्रकाश नहीं देगा आप लोगों को। इसका उदाहरण में जैसे कि हो जाएगा लोहे की कील काट के आप लोग देखेंगे तो जंग लगता है, तो ये भी एक प्रकार का दहन ही है। ठीक, इसको अपचायक क्रिया भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोगों का अगला है कौन दहन? सदहन, स्वतः दहन। तो दहन की वह प्रक्रिया जो बाहर से उष्मा दिए बिना ही होती है, कोई उष्मा दिए, स्वतः दहन कराती है। इस प्रकार की, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, कमरे के ताप पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तो कमरे में ऑक्सीजन रहता है तो वह किसी न किसी गैस से तो करता ही है समीकरण, इसी को स्वतः दहन कहते हैं। ठीक है, पीले फास्फोरस के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कैसे इससे जो है इतना कम है इसका कि यह स्वतः ही कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। प्रयोग में दिया हुआ है कि पीला फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन हो जाता है फास्फोरस पेटॉक्साइड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो कोयला चूर्ण में स्वतः दहन के फलस्वरूप दहन कोयले के खदानों में अनेक बार, कोयला के खदान में आप लोग आग लगने की घटना तो सुनते ही होंगे, तो यह भी स्वतः दहन ही है, अपने आप ही लग जाता है, इसे कोई लगाने नहीं जाता है। ठीक है, तो विस्फोट दहन, दहन की वह प्रक्रिया तो तेज गति से होकर ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है। तो देखिए इसे विस्फोट दहन कहते हैं। इसमें जो है पदार्थ जलता है वह बहुत ही तेज गति से होता है, लेकिन ऊष्मा और प्रकाश भी बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पन्न करता है। जिसका आप लोग टेररिस्ट, जिसको आतंकवादी कहते हैं, उसके बारे में तो सुनते हैं, वह बम विस्फोट करता है। तो यह विस्फोट दहन का ही उदाहरण है कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पे और आप लोगों के क्या है, तो ज्वाला किसे कहते हैं, तो जलते हुए गैसों के क्षेत्र को जो है ज्वाला कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। तो मैं तो आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आपकी किताब में जो मोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आप लोग को कम भार पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोमबत्ती के बारे में दिया है कि कैसे चलती है। ठीक है, ज्वाला का बनना, कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ चलते हैं जबकि कुछ पदार्थ ज्वाला के बिना चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक प्रयोग के बारे में दिया हुआ है, इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है ज्वाला की संरचना। तो ज्वाला की संरचना, ज्वाला को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो ज्वाला को कुल 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है नीला क्षेत्र। ज्वाला के तल पर बत्ती के सबसे निकट के क्षेत्र को नीला क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं नीला क्षेत्र, तो ज्वाला के तल पर बत्ती के सबसे निकट के क्षेत्र को नीला क्षेत्र कहते हैं। इसे जो है बी से सूचित करते हैं, जिसे नीला क्षेत्र कहते हैं। इसका ताप जो है कम होता है। इसमें कार्बन के कणों की अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये बात याद रखिएगा कि नीला क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे है फिर दूसरा हम लोगों का काला क्षेत्र। तो आंतरिक काले शंकु वाले क्षेत्र को काला क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो द्वितीय ज्योतिर्मय क्षेत्र, यह ज्वाला के मध्य का क्षेत्र होता है। तो ये सब डिफिनेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को मोमबत्ती में बताता हूँ। जैसे देखिए मोमबत्ती है ना, तो मोमबत्ती में सबसे नीचे का जो है नीला क्षेत्र या सबसे कम होता है। नीला क्षेत्र जो होता है कम होता है, जबकि सबसे नीचे का है फिर भी कम होता है। उसके बाद आता है सी नंबर पर काला क्षेत्र। काला क्षेत्र सबसे कम होता है, सबसे कम जो होता है काला क्षेत्र बीच में, फिर भी सबसे कम होता है। ये सामान्यतः सबसे ज़्यादा गर्म बाहर वाला रहता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन। तो ईंधन वैसे दहनशील पदार्थ जो जलने पर कोई भी अवांछित पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उसे ईंधन कहते हैं। इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो संभवतः कोई ऐसा ईंधन जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके, इस चाहिए 3 प्रकार के। देखिए ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। लकड़ी ये सब ठोस ईंधन है, केरोसिन ये सब द्रव ईंधन तथा प्राकृतिक गैस ये सब गैसीय ईंधन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला हम लोगों का ईंधन की क्षमता। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप ईंधन के ऊष्मीयमान से क्या समझते हैं, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 किलो के जलने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्मीयमान कहा जाता है। आप लोग कैसे पढ़ते हो यार, मैं तो जब पढ़ता था तो सर से पहले मैं ही याद किए हुए रहता था और क्लास में बोलता था। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे ही करिएगा। ठीक, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए या अपने दोस्तों से करवाइए, क्योंकि जब तक 100 सब्सक्राइबर्स से टपेगा नहीं, तब 1000 से कोई लिमिट होगा उससे टपेगा नहीं, तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, तो ऊष्मा का जो है जूल में है, इसे किलो जूल में भी मापा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ का दिया हुआ है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। गोईठा के है, पहला गोबर के ऊपर की जगह आप गोईठा बोलिएगा। गोईठा के 6000 से 8000, लकड़ी के 17000 से 22000, कोयला के 25000 से 33000, केरोसिन 45, डीजल 45, पेट्रोल 50, मेथन 55, बायोगैस के 35 से 40, अप्रिय भी 50, द्रवीभूत एलपीजी के भी 50 है, हाइड्रोजन के 1.5 लाख है। ठीक है, ये सब तो हम लोग को मुंह पे याद रहता है। तो देखिए ईंधन के जलने वाले हानिकारक उत्पाद, तो जैसे कि गाड़ी को आप लोग चलते हुए देखे ही होंगे, तो इससे बहुत जो है प्रदूषण होती है। इसी के बारे में दिया हुआ है कि विश्व तापन किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को देखिए विस्तार से बताता हूँ कॉपी पर। ठीक, देखिए दिया हुआ है विश्व तापन किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापन कहते हैं। इसे आप लोग लिखते चलिएगा। तो विश्व तापन कैसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी जो है लगातार गर्म हो रही है, इससे पृथ्वी के जलवायु में के तापमान में निरंतर बदलाव आ रहा है। तो अब देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण तूफान, जंगल में आग, सुखाड़, लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक से अधिक पानी को एकत्र कर सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। होने का इसका क्या कारण है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं कि बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में हिम ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रहा है धरती तथा इंसान को भी इससे खतरा है। इसे कैसे कैसे रोका जा सकता है? तो इसको रोकने के लिए आप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना होगा, रिसाइकिल करना होगा। और आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम गाड़ी चलाइएगा। अब देखिए ओजोन परत के बारे में है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर जो होते हैं ओजोन परत बनाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के 10 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं तथा हमारी धरती की रक्षा करती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें हम पर डायरेक्ट पड़े तो हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों का यह एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इसे जितना से जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।